कई बार आप जब सड़क से गुजरते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं या किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर आपको गरीबी देखने को मिलती है या बहुत सारे गरीब लोग आपको देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां आपको जगह जगह पर दिखाई देती हैं। तो आपके मन में एक विचार जरूर आता होगा कि जब देश का केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक इतनी सारी मशीनें रखता है, स्याही रखता है, कागज रखता है, तो ये नोट छाप करके सबको क्यों नहीं बांट देता। कई बार इस तरीके के प्रश्नों को स्टूडेंट्स क्लास में भी करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास जब नोट छापने की पूरी शक्ति है, पूरा प्राधिकार है और तमाम प्रकार की जो अथॉरिटीज़ हैं काम कर रही हैं, तो यहाँ पर नोट छाप करके सबको बांट दिया जाए ताकि उनकी गरीबी को दूर किया जाए। तो क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं? तो जी हाँ साथियों, ऐसे विचार हम हर एक जगह पर परिस्थितियों को देख करके सोचते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी विचार और मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है या आखिर ऐसा क्यों नहीं करता भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय सरकार उसे ऐसे निर्देश क्यों नहीं देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक की भूमिका में कार्य करता है। सबसे पहले हम इसी के कामों को जानेंगे और जानेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक आखिर क्या क्या काम करता है। तो साथियों, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो उस समय यानी कि औपनिवेशिक भारत में वर्ष 1935 के अंदर कर दी गई थी और इसकी स्थापना के लिए जिस एक्ट ने जिस यहाँ पर काम किया उसका नाम था आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 का। ये अधिनियम था जिसके तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना के समय आप देखेंगे कि आरबीआई प्राइवेट होल्डर्स यानी कि यहाँ पर निजी स्वामित्व हुआ करता था। 1935 के बाद इसने अपना कार्य करना शुरू किया। जब हम आज़ाद भारत में प्रवेश करते हैं तो हमें भी एक ऐसे केंद्रीय बैंक की ज़रूरत तो थी ही। स्थापना के समय इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में हुआ करता था, परंतु 2 वर्ष के बाद में वर्ष 1937 ये मुंबई में शिफ्ट हो गया, जो आज भी मुंबई में ही काम कर रहा है। भारत ने जब आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, ये हुआ है वर्ष 1949 में। अब यह भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करने लगा और भारत सरकार के इस बैंक को कई प्रमुख कार्य सौंपे गए जिनका बहुत बढ़िया तरीके से ये निर्वहन भी करता रहा है। आप देखेंगे कि भारत देश के अंदर जितनी भी कागजी मुद्रा है उस सब की छपाई का काम आरबीआई का है। यहाँ पर आप 1 रुपए वाले नोट को छोड़ देंगे, वह भी कागजी है। 1 रुपए वाला नोट और तमाम प्रकार के जो सिक्के भारत में चलते हैं, प्रचलन में है, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपए का नोट यहाँ पर वित्त मंत्रालय, आप याद रखेंगे इस चीज को, यहाँ पर वित्त मंत्रालय, और आप याद रखेंगे कि जो वित्त सचिव हैं उनके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। इसके कारणों को किसी और चर्चा में जानेंगे। यहाँ पर जब सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स की बात आती है तो वो काम भी आरबीआई का ही होता है, यानी कि कॉइन्स को भी सर्कुलेट, 1 रुपए के नोट को भी सर्कुलेट कराया जाता है आरबीआई के द्वारा, परंतु छपाई होती है वित्त सचिव के हाथों। अब यहाँ पर जान लेते हैं अन्य क्या काम है। यहाँ नोट छापने का जो निर्धारण होगा किसी भी देश के अंदर उसको कौन करेगा? या तो गवर्नमेंट करेगी या केंद्रीय बैंक करेगा या फिर देश की जीडीपी कितनी है, क्या है, उसके हिसाब से होगा। वहाँ फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कितना है, उसके हिसाब से होगा, या उस देश के अंदर विकास दर क्या है उस हिसाब से हो सकता है। भारत के अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसे हम एमआरएस कहते हैं। इसे हमने वर्ष 1957 से जो है लागू कराया है। एमआरएस का मतलब जानेंगे। एमआरएस का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसको कि आरबीआई करेंसी को इशू करने के लिए यहाँ पर चलाता है। यानी आरबीआई को नोट छापते वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि मेरे पास फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए का एक मिनिमम रिजर्व होना चाहिए, और वो मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ रुपए का वहां पर सोना यानी कि गोल्ड होना चाहिए, और 85 करोड़ ही होनी चाहिए यहाँ पर फॉरेन करेंसीज यानी कि विदेशी मुद्रा। तो इस सिस्टम को भारत ने वर्ष 1957 से अडॉप्ट किया और इसी के आधार पर नोट छप रहे हैं। यहाँ पर अन्य कामों को जान लेते हैं आरबीआई के। एक तो हमने कहा यहाँ पर विशेष रूप से जो मुख्य कार्य है वो है भैया यहाँ पर नोट छापने का, जो एक मेन
अथॉरिटी, या आप कहेंगे कि ये होल एंड सोल या किसी भी प्रकार से कोई अन्य इसको नहीं कर सकता। ये एक्सक्लूसिव काम है, अनन्य कार्य है किसका, आरबीआई का। ठीक है जी। यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रकार से जो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी रेगुलेशन का और उसके सुपरविजन का काम, यानी विनियामक और पर्यवेक्षक का काम भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। बैंकिंग परिचालन के लिए जितने भी मानदंड बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव लेवल पर, विस्तृत लेवल पर, उनको आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि इस प्रकार के सिस्टम में लोगों का एक जो बिलीफ है, एक जो विश्वास है वो बना रहे, साथ ही साथ जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी जमा करता हैं, उनके हितों की रक्षा करना और जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य रहता है। इसके लिए यहाँ पर रेगुलेटर और सुपरविजन का काम देश का केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई करता है। दूसरी चीज हो जाएगी कि आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है। जो फॉरेन करेंसी यहाँ पर आएगी उसका प्रबंधक, उसको मैनेज करने का काम, उसके अभिरक्षक का काम, उसके गार्जियन का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 1999 ये इस चीज का प्रबंध करता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड है या जो भी पेमेंट्स आदि है उसको फैसिलिटेट करना, उसको सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे मेंटेन रखना, ये इसका पर्पज है। साथ ही साथ यहाँ पर मुद्रा के जारीकर्ता, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये यहाँ पर इसका एक अनन्य अधिकार है, इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ वो 1 रुपए का नोट और सिक्के, उसको अगर छोड़ दें तो नोटों को जारी करने का, नोटों को विनिमय करने का और साथ ही साथ नष्ट करने का, ध्यान रखेंगे नोटों को नष्ट करने का अधिकार भी किसके पास है, आरबीआई के। आप लगातार सुनते हैं कि भाई विमुद्रीकरण हो गया, तो वो जो नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो उसको नष्ट करने के का भी जो अधिकार है, उसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा ढाले गए सिक्कों को संचालन में लाना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सर्कुलेशन है, जो कि भारत सरकार लिखा रहेगा या वित्त मंत्रालय लिखा रहेगा, वित्त सचिव लिखा रहेगा, तो उनके द्वारा जो भी सिक्के जारी किए गए हैं उनका संचालन करना भी आरबीआई का कार्य है। इसका उद्देश्य है कि आम जनता को एक अच्छी क्वालिटी वाली करेंसी नोट मिल सके और जो सिक्के हैं उनकी एक सफिशिएंट मात्रा यहाँ पर अवेलेबल रहे, यानी कि जो मनी सप्लाई का सिस्टम है वो बना रहे, मेंटेन रहे, उसमें कोई बाधा ना आने पाए। साथ ही साथ यहाँ पर एक विकासात्मक भूमिका में भी ये नजर आता है। विकासात्मक भूमिका में जैसे कि जितने भी नेशनल उद्देश्य हैं, राष्ट्र के लिए जो हित में काम करते हैं या राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर एक इंस्पिरेशनल कार्य, प्रेरणादायक कार्य भी करता है आरबीआई, जिससे कि विकास में भूमिका बनी रहे। और इससे संबंधित जो कार्य होंगे जिसमें सरकार का बैंकर, एक विशेष भूमिका आरबीआई की हमें नजर आती है कि यदि किसी भी कारणवश सरकार को फंड की, वित्त की कमी लगती है तो वो ऐसी स्थिति में कहाँ, तो यानी कि आरबीआई के पास पहुंचते हैं। तो वहां पर एक बैंक की भूमिका का निर्वहन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ यदि जितने वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार से फंड की कमी या किसी प्रकार से रिसर्च की कमी या फिर किसी भी सलाह के रूप में इनको यहाँ पर कोई आवश्यकता है, तो आरबीआई विल फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, फंड की हो, किसी टेक्निकल असिस्टेंस की हो, ये सारी चीजें भी यहाँ पर इसके द्वारा जो है फॉलो की जाती हैं। तो ये हो गए सारे के सारे काम। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब इसको क्यों इतने ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप देता आरबीआई, जैसा कि हमारा टाइटल है। तो यदि यहाँ पर आरबीआई, पहली बात तो एमआरएस को फॉलो करना होगा, और यदि आप देखें उस एमआरएस को फॉलो करते हुए अधिक नोट छाप दे, यानी कि यहाँ पर मुद्रा की जो सप्लाई है, मनी की जो सप्लाई है, यदि वो अधिक हो जाएगी तो उसके कारण यहाँ पर महंगाई भी अधिक हो सकती है। तो इस महंगाई को कंट्रोल करना ये एक बड़ा काम है ना। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक उसको जो है हिसाब बनाना पड़ता है। और हिसाब किस हिसाब से बनेगा कि देश की अर्थव्यवस्था के भीतर कितनी वस्तुएं हैं, कितनी सेवाएं हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वस्तुएं एवं जो सेवाएं हैं, उन वस्तुओं एवं सेवाओं के ही अनुपात में यहाँ पर मुद्रा का
जो है निर्वहन हो पाएगा। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लें कि भारत देश के भीतर 10 लोग रहते हैं, कुल इतने लोग, 10 लोगों के पास में 10-10 रुपए है। इनकी सैलरी जो है यहाँ पर 10 रुपए है, ठीक है जी, इनके पास 10 रुपए हैं। ये लोग आटा, दाल, चावल इन सब के लिए मार्केट पर डिपेंड है। और ये जो है, मान लिया हम बात करें यहाँ पर राइस की या फिर हम शुगर की बात करें, तो राइस या शुगर वोटेवर, तो ये 10 रुपए लेकर के बाजार में पहुंचते हैं और अपना 1 किलो जो है राइस ले लेते हैं 5 रुपए का, और 1 किलो शुगर ले लेते हैं 5 रुपए का। तो 2 ही रिक्वायरमेंट इनकी है। 10 लोगों के पास 10 रुपए हैं और 5-5 रुपए किलो, 5 रुपए पर केजी यहाँ पर राइस है और 5 रुपए पर केजी ही यहाँ पर जो है आपका शुगर है, चीनी है। ये लोग अपना लेकर के चले आते हैं। अब यदि गवर्नमेंट इनको 10 रुपए की बजाय 100 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, परंतु देश के अंदर अभी भी 10 किलो चावल और 10 किलो शुगर का ही उत्पादन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। इनको छाप करके सरकार ने नोट दे दिए कि ये लो 100 रुपए तुम ले जाओ। तो यहाँ क्या इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि दुकान वाले को ये पता चल गया है ना कि भाई यहाँ उत्पादन, मेरे पास जो सप्लाई है वो तो इतनी ही है, मेरे पास जो सप्लाई है वो इतनी ही है जितनी पहले थी, परंतु लोगों के पॉकेट में पैसे अधिक आ गए हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ऑब्वियसली अब ये 10 रुपए से बढ़ा करके, यानी इनकी रेट को 5 से बढ़ा करके हो सकता है 20 कर दे, 50 कर दे, 100 कर दे। तो यानी कि जब किसी देश के भीतर उत्पादन के स्तर पर कोई बढ़ोतरी नहीं है, जो कि रातों रात बिल्कुल नहीं हो सकती, तो और यहाँ पर नोट छाप करके उनको हाथ में पकड़ा दिए गए, जिससे कि मोर मनी मोर महंगाई, ठीक है। हाथ में ज्यादा पैसे, मनी सप्लाई अधिक होने के कारण यहाँ पर इनके मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज। तो इस डर के कारण यहाँ पर इसको नहीं बढ़ाया जाता है, ना अधिक मुद्रा छापी जाती है। यहाँ पर आप रिसेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इसके अंदर जिम्बाब्वे एक कंट्री है और साथ ही साथ यहाँ पर आप वेनेजुएला का भी उदाहरण ले सकते हैं। इनके यहाँ पर बहुत महंगाई आ गई, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो बंद हो गई और नोटों की जो सप्लाई थी वो बहुत अधिक हो गई। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि 1 लाख रुपए में जो है 1 लीटर मिल्क, ब्रेड, इस तरीके से यहाँ पर जो है लोग ले ले करके इतने भर भर के नोटों को पहुँचे और बाजार से मुट्ठी भर जो है ब्रेड का पैकेट और मुट्ठी भर आधा लीटर दूध लेकर के आए। तो यानी कि यहाँ पर सरकार ने आनन फानन में बहुत सारे नोटों को छाप दिया, जिसके कारण जो है मुद्रा की आपूर्ति बहुत अधिक हो गई और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लिटरली ध्वस्त हो गई। तो यहाँ पर आपने सुना होगा अपने जो दादाजी हैं, ताऊ जी हैं आज के प्रचलन में, कि अब तो मुट्ठी भर पैसे लेकर के जाते हैं और पैकेट में सामान लेकर के आते हैं। तो यानी कि अगर हम पुराने दिनों को से तुलना करें तो पहले जो है बटवे में पैसे लेके जाते थे और थैला भर के सामान लाते थे। अब जो है जो पैसा है वो सिंबॉलिक तौर पर थैले में लेके जाते हैं, मतलब बहुत सारी मात्रा में लेकर के जाते हैं और थोड़ा सा मुट्ठी भर सामान आता है। तो यानी कि ये इस प्रभाव को क्या कहेंगे? इस प्रभाव को हम मुद्रास्फीति का प्रभाव कहते हैं। अगली ही ऐसी वीडियो में हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में जानेंगे और आरबीआई के ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो होप सो कि आपने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि जो एसबीआई है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना कब हुई थी ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।